हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आप सबके अपने चैनल यूनिवर्सल बायोलॉजी पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। हम लोग जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, स्ट्रेस साइकिल क्या होता है। नोट्स लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा फिगर। इस फिगर में हम देख पा रहे हैं ये ओवरी है ना, ये है ओवरी, ये है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर यूटेरस कहलाता है, तो यहां नाम लिख देते हैं यूटेरस। और ये हो गया वजीना, है ना। यूटेरस का ये दीवार है, यहां से यहां तक पूरा दीवार है। यूटेरस के दीवार में कितना लेयर होता है? 3। सबसे बाहर का कहलाता है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर एक और दीवार होगा, उसके अंदर एक और दीवार होता है यहाँ, जिसको कहते हैं मायोमेट्रियम। सबसे बाहर वाला कहलाएगा पेरीमेट्रियम, उसके अंदर कहलाएगा मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला कहलाता है इंडोमेट्रियम। तो ये जो इंडोमेट्रियम है ये सबसे अंदर का लेयर है। ये जो है ना इंडोमेट्रियम, ये है सबसे अंदर का लेयर, ये कहलाता है क्या? इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। और यूट्रस के अंदर जो एक कैविटी होता है, जो खाली जगह होता है, उसको हम कहते हैं यूटेरिन कैविटी। इसको बोलते हैं यूटेरिन कैविटी। इसी यूटेरिन कैविटी में एम्ब्रायो का 9 मंथ तक डेवलपमेंट होता है। माँ के बच्चादानी में बच्चा 9 महीना तक वृद्धि विकास करता है ना, तो इसी यूटेरिन कैविटी में जन्म से पहले का जो शिशु होता है, जो एम्ब्रायो होता है, वो इसी यूटेरिन कैविटी में अपना वृद्धि विकास करेगा और फिर वजीना के रास्ते बच्चे का जन्म होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना है। फीमेल में होता क्या है कि इस ओवरी में ओवम बनेगा। वो ओवम एक थैली के अंदर रहता है, जिस थैली को हम कहते हैं फॉलिकल। कई प्रकार का होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल क्या कहलाता है? ग्राफियन फॉलिकल। तो ओवरी के अंदर विकसित ओवम, जो ओवम ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाने वाला है, वह ओवम किस थैली के अंदर रहेगा? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर रहेगा। तो यहां पर एक ग्राफियन फॉलिकल का भी चित्र हम बनाते हैं। यहां पर ये ग्राफियन फॉलिकल है और ग्राफियन फॉलिकल फट गया, ग्राफियन फॉलिकल फट गया तो यहां से एक ओवम निकला और ये ओवम निकल करके चला गया कहां? फैलोपियन ट्यूब में चला गया। फैलोपियन ट्यूब के बीच का भाग कहलाता है एम्पुला। 3 भाग होता है ना। शुरू का भाग कहलाता है इनफंडिबुलम, बीच का एम्पुला, लास्ट का इस्थमस। ये सब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ठीक से समझ चुके हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट पे जाइए और इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़े थे, ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, उसमें फॉलिकल का टोटल टाइप्स फिगर बना बना करके समझाए थे। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर ये टॉपिक समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है। तो ओवरी से ओवम निकला और फैलोपियन ट्यूब में चला गया। इस घटना को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इस घटना को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। कब कब होता है? प्रत्येक 28 दिन में एक बार होता है। प्रत्येक 28 दिन में एक बार होगा ओव्यूलेशन। मतलब ये कि अगर अभी इस ओवरी से एक ओवम निकल करके फैलोपियन ट्यूब में गया, तो अब अगले 28 दिन के बाद इस ओवरी से फिर एक ओवम निकल करके इधर फैलोपियन ट्यूब में आएगा। अब यहां पर निकलने के 28 दिन के फिर बाद उस ओवरी से एक ओवम निकलेगा, फिर 28 दिन बाद इस ओवरी से एक ओवम निकलेगा।
तो 28-28 दिन के अंतराल में ओवरी से ओवम निकलते रहता है, यानी कि ओव्यूलेशन होते रहता है। अब जब ओव्यूलेशन होता है तो ये ओवम निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आ गया। यह ओवम अगले 12 से 24 घंटा तक जीवित रहेगा, फर्टिलाइजेशन के योग्य रहेगा। अगर ओवम के जीवित रहते रहते स्पर्म आ जाए, अगर कॉपुलेशन होता है, फिर मेल का स्पर्म फीमेल के वजीना में पहुंचेगा, यहां से स्पर्म तैरते हुए आगे बढ़ेगा, यूट्रिन कैविटी को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब के बीच वाले भाग एम्पुला में पहुंचेगा, तो फिर इस ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पर्म ओवम से जुड़ जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बन जाएगा क्या, जायगोट, और जायगोट में फिर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो फिर बन जाएगा इम्ब्रायो। अब इम्ब्रायो विकसित होते जा रहा है और वो खिसक खिसक करके आगे बढ़ते जाएगा और वो इम्ब्रायो आ जाता है कहां, यूटेरिन कैविटी में। फिर यूटेरिन कैविटी में इंडोमेट्रियम वाले दीवार से चिपक जाएगा। इस घटना को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इम्ब्रायो यूटेरिन कैविटी में आकर के इस इंडोमेट्रियम से आकर के चिपक जाता है, इस घटना को कहते हैं इम्प्लांटेशन, यानी गर्भधारण हो गया और अब 9 मंथ तक वो इम्ब्रायो अपना डेवलपमेंट करते रहेगा। 9 मंथ के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जब तक वो शिशु, वह जो जन्म के पहले का वो जो जन्म के पहले का इम्ब्रायो होता है, जब तक इस यूटेरिन कैविटी में रहेगा तो उस इम्ब्रायो का देखभाल करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए इंडोमेट्रियम मोटा मांसल गद्देदार हो जाता है। इंडोमेट्रियम इम्ब्रायो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटा मांसल गद्देदार हो जाता है। तभी हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा मोटा बना देते हैं। इंडोमेट्रियम को हम क्या करते हैं, यही है ना इंडोमेट्रियम, इस इंडोमेट्रियम को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम मोटा बनाते हैं और मोटा बनाते हैं इसको। ये इंडोमेट्रियम है, इसको हम क्या किए, मोटा मांसल गद्देदार बना दिए। ये इंडोमेट्रियम कैसा हो गया, मोटा मांसल गद्देदार टाइप का हो गया, है ना। ये इंडोमेट्रियम मोटा मांसल गद्देदार टाइप का हो गया। क्यों, ताकि यहाँ पर इम्ब्रायो सुरक्षित रहे, इम्ब्रायो को किसी प्रकार का चोट ना लगे, इम्ब्रायो के डेवलपमेंट के लिए जो सही एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बना रहे, इसलिए इंडोमेट्रियम मोटा मांसल गद्देदार हो जाता है। और ये इंडोमेट्रियम कब मोटा होगा, क्या जब यहाँ इम्ब्रायो आ जाता है तब मोटा होता है, नहीं। इंडोमेट्रियम कैसा हो गया है, मोटा। इंडोमेट्रियम कैसा हो चुका है, इंडोमेट्रियम कैसा हो गया है, मोटा हो चुका है, ठीक है ना, ताकि बच्चे को यहाँ पर सुरक्षा मिल सके, चोट उसको ना लगे। ये इंडोमेट्रियम मोटा तभी हो जाता है जब फीमेल के ओवरी से ओवम का ओव्यूलेशन होने वाला रहता है। इम्ब्रायो के आने के बाद इंडोमेट्रियम मोटा नहीं होगा, इम्ब्रायो के आने के पहले ही इंडोमेट्रियम मोटा मांसल गद्देदार हो चुका होता है। जब ओवरी में ओवम मैच्योर होने वाला होता है, ओवम का ओव्यूलेशन होने वाला होता है, उसके 8-10 दिन पहले से ही शरीर को पता चल चुका होता है कि 8-10 दिन बाद ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा तो शायद फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर इम्ब्रायो आएगा और इम्ब्रायो का देखभाल करने के लिए इंडोमेट्रियम को मोटा करना आवश्यक है। तो 8-10 दिन पहले से ही, ओव्यूलेशन के भी 8-10 दिन पहले से इंडोमेट्रियम मोटा मांसल गद्देदार होके तैयार हो जाता है कि जब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद यहाँ इम्ब्रायो आएगा उसका सुरक्षा हो सके। यूट्रस एक तैयारी पहले से कर लेता है, फर्टिलाइजेशन होने के पहले, ओव्यूलेशन होने के पहले ही एक संभावना बनता है कि कुछ दिन बाद ओव्यूलेशन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इम्ब्रायो आ सकता है। तो पहले से ही ये यूट्रस एक तैयारी करता है कि उस इम्ब्रायो का देखभाल ठीक से हो। अब जैसे हमारे घर में अगर कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो मेहमान आएंगे कल परसों, लेकिन हम अपने घर का साफ सफाई 1-2 दिन पहले से करना शुरू कर देते हैं, बेड बिछा के रखते हैं,
नया नया बेडशीट बिछा लेते हैं कि गेस्ट आएंगे, पूरा साफ सफाई रहेगा और बैठेंगे आराम से, चेयर वगैरह सब लगा के रखते हैं। मेहमान को किसी प्रकार का कोई कष्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए पहले से तैयारी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पर कोई एम्ब्रायो मेहमान के रूप में आने वाला होता है तो मेहमान के आने से पहले ही ये यूट्रस एक तैयारी कर लेता है। किस प्रकार की तैयारी? इंडोमेट्रियम को मोटा बनाने की तैयारी। तो ओव्यूलेशन के 8-10 दिन पहले से ही इंडोमेट्रियम को मोटा मांसल गद्देदार बना दिया जाता है। अब हो गया ओवरी से ओवम का ओव्यूलेशन, फैलोपियन ट्यूब में चला गया। लेकिन यदि इस ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हो, ये सारा तैयारी किस लिए हुआ? ताकि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एम्ब्रायो आ सकता है। लेकिन यदि यहाँ स्पर्म ही नहीं आया, जिस समय ओवम फैलोपियन ट्यूब में गया उस समय कॉपुलेशन नहीं हुआ, उस समय स्पर्म पहुंचा ही नहीं और इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रायो नहीं बनेगा। जिस एम्ब्रायो के लिए इतना तैयारी हुआ वो सारा तैयारी बेकार हो गया। तो फिर इस मोटे इंडोमेट्रियम का कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगा। इंडोमेट्रियम मोटा क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था ताकि यहाँ एम्ब्रायो आए तो उसको सुरक्षा मिले। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, एम्ब्रायो ही नहीं बना, जायगोट ही नहीं बना, तो यहाँ पर ये जो तैयारी किया गया, इंडोमेट्रियम को मोटा किया गया, वो सब बेकार हो गया। इसलिए इंडोमेट्रियम टूटने लगता है, इसलिए इंडोमेट्रियम टूटने लगता है। ये जो इंडोमेट्रियम है ना, ये धीरे धीरे टूटने लगेगा। हर तरफ का इंडोमेट्रियम धीरे धीरे टूटने लगता है और जब इंडोमेट्रियम टूटता है तो यहाँ से निकलता है ब्लड। इंडोमेट्रियम के टूटने से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा और ये ब्लड धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सर्विकल कैनाल से होते हुए ये वजीना के रास्ते, ये जो है ना ब्लड, ये वजीना के रास्ते ये शरीर से बाहर निकलता है। इस घटना को हम कहते हैं वजीनल ब्लीडिंग, वजीनल ब्लीडिंग, वजीनल ब्लीडिंग। कितना दिन तक बाहर आ सकता है? तो लगभग 4 से 5 दिन तक ये बाहर आ सकता है। 3 दिन तक बाहर आ सकता है, 4 दिन तक भी ब्लीडिंग हो सकता है, 5 दिन तक भी ब्लीडिंग हो सकता है, किसी किसी में से ज़्यादा भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो एवरेज हम कहते हैं कि 4 से 5 दिन तक वजीना के रास्ते ब्लड निकलेगा। जितना इंडोमेट्रियम टूटना था वो सब टूट गया, अब टूटने लायक कुछ बचा नहीं। अब क्या होगा? 28 दिन के बाद इस ओवरी से फिर ओवम निकलेगा। तो अगला ओव्यूलेशन के भी 8-10 दिन पहले से यूट्रस दोबारा एक तैयारी करेगा कि शायद इस बार ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इंडोमेट्रियम फिर से मोटा हो जाएगा, इंडोमेट्रियम दोबारा मोटा हो जाएगा और फिर इधर से ओव्यूलेशन हुआ और यदि इस बार फिर से इस ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हो, जायगोट ना बने, एम्ब्रायो ना बने, तो फिर इस मोटे इंडोमेट्रियम का कोई यूज नहीं रहेगा। दोबारा इंडोमेट्रियम टूट जाता है और दोबारा 4 से 5 दिन तक वजीनल ब्लीडिंग होता है। अगले 28 दिन बाद फिर उस ओवरी से ओवम का ओव्यूलेशन होना है। तो अगला ओव्यूलेशन के भी 8-10 दिन पहले से शरीर को पता चल गया कि अगला ओव्यूलेशन होने वाला है, शायद इस बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो इंडोमेट्रियम को फिर से पहले ही मोटा कर दिया गया। ओव्यूलेशन होने के बाद यदि फिर से फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर से इंडोमेट्रियम क्या होगा? टूट जाएगा और फिर 4-5 दिन तक वजीनल ब्लीडिंग होते रहेगा। इस प्रकार हमको यह समझ में आया कि जब जब ओव्यूलेशन की संभावना रहती है तब तब इंडोमेट्रियम को मोटा मांसल गद्देदार बना दिया जाता है। ओव्यूलेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन ना हो तो इस मोटे इंडोमेट्रियम का कोई आवश्यकता नहीं रहता है, इसलिए यह मोटा इंडोमेट्रियम टूटने लगता है, जिसके कारण 4 से 5 दिन तक वजीनल ब्लीडिंग होते रहता है। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक 28-28 दिन के अंतराल में वजीनल ब्लीडिंग रिपीट होते रहता है और हम इसी रिपीट होने वाले घटना को कह देते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रत्येक 28 दिन के बाद वजीनल ब्लीडिंग रिपीट होते रहता है। और किस में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो प्राइमेट के फीमेल मेंबर,
प्राइमेट के अंतर्गत आता है लगभग 3 तरह का एनिमल। कौन कौन? मनुष्य, बंदर और लंगूर। मनुष्य, बंदर और लंगूर तीनों के मादा सदस्य में, तीनों के फीमेल मेंबर में इस तरह का घटना घटता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल संपन्न होता है। मनुष्य में प्रत्येक 28 या 29 दिनों में यह चक्र रिपीट होते रहता है। अलग अलग जीवों में रिपीट होने का समय अलग अलग होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। और यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जायगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, यूट्रिन कैविटी में आएगा, इम्प्लांटेशन होगा एम्ब्रायो का, 9 मंथ तक डेवलपमेंट होगा। और अगर यहां एम्ब्रायो आ चुका है तो अब अगला ना तो ओवम मैच्योर होने वाला है, ना ये एंडोमेट्रियम टूटने वाला है। अगर एम्ब्रायो यहां आ गया तो इस मोटे एंडोमेट्रियम का यूज होता है। ये पूरा 9 मंथ तक ये एंडोमेट्रियम मोटा का मोटा बना रहेगा। ये टूटता तब है जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। मैमल्स, स्तनधारी का मतलब होता है वह सभी एनिमल जिनकी फीमेल्स अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, वो सभी जंतु जिनकी मादाएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, उन सभी जंतुओं को हम कहते हैं मैमल्स, स्तनधारी। मैमल्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। प्राइमेट के अंतर्गत मनुष्य, बंदर और चिंपैंजी या लंगूर आता है। और नॉन प्राइमेट में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, चूहा, शेर, बाघ, खरगोश, बाकी सब एनिमल आ जाएगा। तो मनुष्य, बंदर और लंगूर, इन तीनों को हम कहते हैं प्राइमेट। और प्राइमेट के फीमेल सदस्य के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो चेंजिंग, जो चक्रीय परिवर्तन संपन्न होता है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिभाषा लिख देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में परिवर्तन होता है, यूट्रस में परिवर्तन होता है और उससे रिलेटेड हार्मोन में परिवर्तन होता है। ओवरी में क्या परिवर्तन होगा? फॉलिकल मैच्योर होगा। जैसा कि बोले कि ओवम फॉलिकल के अंदर होता है। फॉलिकल कई प्रकार का होता है। सबसे जो नया फॉलिकल होगा वो कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल विकसित होकर बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी से फिर ग्राफियन फॉलिकल। इस तरह का परिवर्तन कहां पर होता है? ओवरी में होता है। यूट्रस में क्या परिवर्तन होगा? तो कभी एंडोमेट्रियम मोटा होगा, कभी टूटेगा, कभी पतला हो जाएगा, फिर मोटा होगा, फिर टूटेगा, पतला हो जाएगा। इस तरह का परिवर्तन यूट्रस में होते रहता है। हार्मोन में परिवर्तन होता है। कौन कौन क्या क्या परिवर्तन होगा? कभी FSH हार्मोन निकलेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कभी LH हार्मोन निकलेगा, कभी एस्ट्रोजन निकलेगा, कभी प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। सब हार्मोन के बारे में हम लोग बारी बारी जानेंगे। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, LH, ये सब हार्मोन है जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहा होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को संपन्न करता है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिभाषा बोल सकते हैं ओवरी, यूटेरस तथा संबंधित हार्मोन्स में होने वाला वैसा परिवर्तन जो प्राइमेट के फीमेल सदस्य में संपन्न होता है और कुछ खास अंतराल के बाद दोहराते रहता है, उसे ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तब होता है जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब ओव्यूलेशन के बाद ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मोटा एंडोमेट्रियम टूटने लगता है, जिसके कारण वजिनल ब्लीडिंग होता है और इसकी अवधि लगभग 4 से 5 दिन की होती है। यह चक्र लगभग प्रत्येक 28-29 दिनों में मनुष्य में रिपीट होते रहता है और इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। परिभाषा लिख देते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिभाषा लिख रहे हैं, है ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिभाषा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिभाषा लिख रहे हैं। बोलेंगे ओवरी, यूटेरस तथा संबंधित हार्मोन, संबंधित हार्मोन में होने वाला वैसा परिवर्तन
जो प्राइमेट याद रखना है, प्राइमेट के अंतर्गत आता है क्या क्या, मनुष्य, ठीक है ना, बंदर और लंगूर, मनुष्य, बंदर और लंगूर। जो प्राइमेट के फीमेल सदस्य में संपन्न होता है और कुछ खास अंतराल के बाद दोहराते रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और क्या लिखेंगे, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर मोटा इंडोमेट्रियम टूटने लगता है, जिससे वजीनल ब्लीडिंग होता है। मनुष्य में 28 या 29 दिनों में वजीनल ब्लीडिंग रिपीट होते रहता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अवस्था को देखते हैं। ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अवस्था, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 अवस्था है। ठीक है ना, पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फॉलिक्यूलर फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और चौथा सेक्रीटरी फेज, या इसी को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। तो 4 अवस्था है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कितने कितने दिनों का होता है? 28 दिन का ये जो चक्र होता है, उसमें से फर्स्ट डे से लगभग 4th डे तक पहला अवस्था संपन्न होगा, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा फॉलिकुलर फेज, ये 5वें दिन से लेकर 13वें दिन तक संपन्न होता है। ठीक है, 14वें दिन बस एक दिन संपन्न होगा ओव्यूलेटरी फेज। 14th डे बस एक ही दिन का अवस्था है, 14वें दिन संपन्न होगा ओव्यूलेटरी फेज। और फिर 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक संपन्न होता है सेक्रेटरी फेज। यानी कि 28 दिन का जो चक्र है, पहला दिन से लेकर चौथा दिन तक जो अवस्था संपन्न होगा वो होगा मेंस्ट्रुअल फेज। 5वें दिन से 13वें दिन तक का अवस्था कहलाता है फॉलिकुलर फेज। 14वां दिन का अवस्था बस एक दिन का अवस्था है ओव्यूलेटरी फेज। और 15वें दिन से 28वें दिन तक का अवस्था होगा सेक्रेटरी फेज। और 28वें दिन के बाद फिर से पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। तो बारी बारी से हम लोग हर अवस्था को समझते हैं कि किस अवस्था में क्या होता है। तो पहला अवस्था क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। पहला अवस्था है मेंस्ट्रुअल फेज।
ठीक है ना। पहला अवस्था है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये क्या है मेंस्ट्रुअल फेज? जैसे कि बोले कि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर मोटा एंडोमेट्रियम टूटता है, जिसके कारण वजीना से ब्लड निकलना शुरू होता है। किस दिन से गिनती शुरू करेंगे? 28 दिन का तो चक्र होता है, लेकिन गिनती किस दिन से शुरू करना है? तो गिनती हम उस दिन से करते हैं जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। एंडोमेट्रियम टूटने लगा, वजीना से ब्लड निकलना शुरू हुआ, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ उसी दिन को बोलेंगे पहला दिन। अगले दिन को बोलेंगे दूसरा दिन, अगले दिन को बोलेंगे तीसरा दिन, फिर चौथा दिन। 4-5 दिन तक ब्लीडिंग होता है, फिर ब्लीडिंग रुक जाएगा, लेकिन गिनती को आगे बढ़ाते चलना है। छठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, इस तरह से 28 दिन तक चलेगा। और 28 दिन के बाद फिर 29वां दिन, फिर पहला दिन वाला ही घटना घट जाएगा, यानी कि फिर एंडोमेट्रियम टूटेगा और ओवम, मतलब ओवम का फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम टूटेगा, वजीना के रास्ते ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो जो ब्लीडिंग का टाइम है पहला दिन से चौथा दिन या 5वां दिन तक, वही कहलाता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस अवस्था में क्या होता है? पहले बोलेंगे ये प्रथम अवस्था है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट अवस्था है। दूसरा, इस अवस्था में क्या होता है? वजीनल ब्लीडिंग होता है, वजीनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। वजीनल ब्लीडिंग क्यों हुआ? क्योंकि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर वजीनल ब्लीडिंग होता है। और एक हार्मोन की कमी हो जाती है। एंडोमेट्रियम को मोटा बनाने में हेल्प करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और उस एंडोमेट्रियम को मोटा बनाए रखता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये पहला से चौथा दिन तक जो वजीनल ब्लीडिंग होता है, इस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है। शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है। जब तक शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, एंडोमेट्रियम मोटा बना रहेगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हुई, एंडोमेट्रियम को मोटा बना के रखने वाला कोई नहीं रहा, एंडोमेट्रियम टूटने लगता है, वजीनल ब्लीडिंग हो जाता है। तो पहला अवस्था जो है मेंस्ट्रुअल फेज, ये जो है ना, किस दिन से किस दिन तक का होता है, इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहां पर, इसको नीचे कर देते हैं, एक पॉइंट हमारा बन जाएगा यहां। यह 3 दिन का हो सकता है, 4 दिन का हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है। तो यह 3 से 5 दिन तक का अवस्था हो सकता है। पहला अवस्था है 3 से 5 दिन तक का हो सकता है। इस अवस्था में क्या होगा? वजीनल ब्लीडिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओवम का फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो वजीनल ब्लीडिंग होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाती है इस समय, इसीलिए वजीनल ब्लीडिंग होता है, मतलब एंडोमेट्रियम टूटने लगता है। तो पहला अवस्था हो गया। दूसरा अवस्था देखते हैं। दूसरा अवस्था है फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज। इस अवस्था को ठीक से समझना है। बोलेंगे यह दूसरा अवस्था है, यह दूसरा अवस्था है, ठीक है। किस दिन से किस दिन तक चलेगा? तो लगभग 5वें दिन से, 5th डे से 13th डे तक ये अवस्था चलता है। इस अवस्था में होता क्या है? मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होगा। और ये एफएसएच हार्मोन क्या करता है? ये एफएसएच हार्मोन क्या करेगा? जैसे ये है, यहां पर हम बनाते हैं फॉलिकल, ओवरी का क्या है? ये फॉलिकल है, ठीक है ना। इसके अंदर में ओवम है, इसके अंदर में क्या है? ये ओवम है, ये है फॉलिकल।
ये है फॉलिकिल, माना प्राइमरी फॉलिकिल है। तो ये जो FSH हार्मोन यहां से निकलता है, FSH फॉलिकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ओवरी के फॉलिकिल को और मैच्योर कर देगा, ओवरी के फॉलिकिल को और मैच्योर कर देगा, बड़ा कर देगा, विकसित कर देगा। लग रहा है ना बड़ा जैसा? देखो ये फॉलिकिल छोटा है, प्राइमरी फॉलिकिल था, उसको क्या किया, मैच्योर किया, इसको मैच्योर किया, विकसित किया, प्राइमरी फॉलिकिल बन गया होगा, सेकेंडरी फॉलिकिल सेकेंडरी से बन गया, टर्सरी फॉलिकिल टर्सरी से बन गया, ग्राफियन फॉलिकिल। तो ये है ग्राफियन फॉलिकिल, ये क्या है, ये है ग्राफियन फॉलिकिल, ठीक है ना, ये है ग्राफियन फॉलिकिल। प्राइमरी फॉलिकिल को बना दिया सेकेंडरी फॉलिकिल, सेकेंडरी फॉलिकिल को बना दिया ग्राफियन फॉलिकिल, पहले टर्सरी बनेगा, टर्सरी फिर ग्राफियन बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकिल, टर्सरी फॉलिकिल और ग्राफियन फॉलिकिल तीनों से निकलता है। अभी यहाँ तो सेकेंडरी टर्सरी नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन तीनों से निकलता है एक हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है ना, एक हार्मोन निकलेगा। हम बोले सेकेंडरी फॉलिकिल, टर्सरी फॉलिकिल और ग्राफियन फॉलिकिल तीनों से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये क्या करता है, यह इंडोमेट्रियम को मोटा बनाता है। पहला से चौथा दिन तक तो इंडोमेट्रियम टूटा, वजीना से ब्लड निकला, इंडोमेट्रियम पतला हो गया। अब 5वें दिन से 13वें दिन तक सॉरी 5वें दिन से 13वें दिन तक मस्तिष्क के पीयूष ग्रंथि से निकल गया FSH हार्मोन, और ये हार्मोन ब्लड में बहते बहते ओवरी में आया, और ओवरी के पास आकर के क्या करेगा, ओवरी के फॉलिकिल को मैच्योर करेगा, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन, सबसे विकसित फॉलिकिल, मैच्योर फॉलिकिल क्या बना दिया, ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकिल। सेकेंडरी फॉलिकिल, टर्सरी फॉलिकिल और ग्राफियन फॉलिकिल तीनों से एक हार्मोन निकल जाता है जो क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है इंडोमेट्रियम को मोटा बनाना, जो पतला हो चुका था ना ब्लीडिंग के दौरान, उस पतले इंडोमेट्रियम को फिर से मोटा बनाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। बस इतना सा काम होता है दूसरा अवस्था में। आगे बढ़ते हैं, तीसरा अवस्था है तीसरा अवस्था है ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है ना। तीसरा अवस्था है क्या, ओव्यूलेटरी फेज। ये तीसरा अवस्था है, ये है तीसरा अवस्था। किस दिन संपन्न होगा, 14th डे। और इस दिन क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से अचानक अधिक मात्रा में LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्रावित होता है, और इस घटना को हम कह देते हैं LH सर्ज। 14वें दिन पीयूष ग्रंथि से अचानक से काफी अधिक मात्रा में LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्रावित हो जाता है। और ये LH हार्मोन जब अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो हम इस घटना को क्या कह देंगे, LH सर्ज। ये तुरंत ओवरी के पास आएगा और ओवरी की ग्राफियन फॉलिकल को फोड़ देगा। ओवरी का जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, उस ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो ओवरी का जो ग्राफियन फॉलिकल था, ओवरी का जो ये ग्राफियन फॉलिकल था ना, इसको क्या किया, इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ दिया, इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ दिया। इसके अंदर जो ओवम था ना, अब ये ओवम यहाँ से निकल चुका है बाहर, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ दिया गया है, ठीक है। ये है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, और इसको कौन सा हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को क्या किया, तोड़ दिया। यह है टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल, यह है टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल,
और ये है ओवम। ये क्या है? ये है ओवम। जब ग्राफियन फॉलिकल टूटा, ओवम बाहर निकला, तो हम इस घटना को क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन कहेंगे। तो ओव्यूलेशन किस हार्मोन के कारण हुआ? ओव्यूलेशन हो गया LH हार्मोन के कारण। ओव्यूलेशन करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? LH। ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने वाला हार्मोन कौन है? LH। तो 14वें दिन काफी अधिक मात्रा में LH हार्मोन निकलता है और ये LH हार्मोन ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है, जिसके कारण ओवम का ओव्यूलेशन हो जाता है। बस इसलिए मतलब 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस दिन ओव्यूलेशन होगा? 14वें दिन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 15वां दिन से लेकर 28वां दिन तक का जो अवस्था है वो कहलाता है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज। इस अवस्था में क्या होगा? तो ये अवस्था संपन्न होता है कब? ये चौथा अवस्था है। ये चौथा अवस्था है। कब से कब तक संपन्न होगा? तो 15वें दिन से ये 28वें दिन तक संपन्न होता है। और इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में क्या होगा? ये जो टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है विकसित होकर कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे? फिगर बना करके समझा रहे हैं। ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ना, ये ग्राफियन फॉलिकल का टूटा हुआ खोल था ना, इस तरह से ये ग्राफियन फॉलिकल का टूटा हुआ खोल था। ये विकसित होकर के बन जाता है। ये विकसित होकर के बन जाता है। ये आकार में हो जाएगा बड़ा, हो गया ना बड़ा। और ये बड़ा होकर के, ये था ग्राफियन फॉलिकल, ये हो गया टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल। टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है ना। और ये क्या हो गया? डेवलप हो गया, डेवलप्ड, विकसित हो गया और बना लिया कॉर्पस ल्यूटियम। बना लिया क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल विकसित हो जाता है, बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बनाता है एक हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम से निकल जाएगा एक हार्मोन। कौन सा? इससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल का खोल विकसित होकर के आकार में बड़ा हो गया और कहलाया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से निकला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? यह इंडोमेट्रियम को और ज्यादा मोटा कर देगा और उसको मोटा बनाए रखेगा। एक बार एस्ट्रोजन हार्मोन निकला था ग्राफियन फॉलिकल से और वो क्या किया था? इंडोमेट्रियम को मोटा बनाया था। और अभी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला कॉर्पस ल्यूटियम से और ये क्या करता है? इंडोमेट्रियम को ये भी मोटा बनाएगा और इसको मोटा बनाए रखता है। मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन का काम है इंडोमेट्रियम को मोटा बनाना और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है उसको मोटा बनाए रखना। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकला और ये क्या कर रहा है? इंडोमेट्रियम को और मोटा बनाए रखने में हेल्प कर रहा है। तो अब क्या होगा कि ये अवस्था चलता है 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक। तीसरा अवस्था जो हम लोग देखे थे, तीसरा अवस्था जो देखे थे कि LH हार्मोन निकला था, ग्राफियन फॉलिकल टूट गया था, ओवम का ओव्यूलेशन हुआ था। तो यानी ये कब हुआ था? ये 14वें दिन हुआ था। अगर 14वें दिन निकले हुए ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हुआ, नहीं हो, अगर 14वें दिन ओवरीज निकले हुए ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हो, तो 28वें दिन के अंत में, तो 28वें दिन के अंत में 14वें दिन निकले हुए ओवम का फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होगा तो 28वें दिन के अंत में ये कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर 28वें दिन के अंत में कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना भी बंद हो जाएगा।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है एंडोमेट्रियम को मोटा बनाए रखना, और जब 28वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन ही नहीं निकलेगा तो एंडोमेट्रियम को कौन मोटा बनाएगा? तो एंडोमेट्रियम टूटने लगेगा। एंडोमेट्रियम टूटने का मतलब है कि अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला अवस्था दोबारा स्टार्ट हो गया। यहां थोड़ा सा लिखेंगे कि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर 28वें दिन के अंत में कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है। 14वें दिन निकले हुए ओवम का यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 28वें दिन के अंत में यह कॉर्पस ल्यूटियम गल जाएगा, छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा गल करके। तो इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या किया था? एंडोमेट्रियम को और मोटा बनाकर उसको मोटा बनाए रखा था। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हुई वैसे ही एंडोमेट्रियम फिर से टूटना शुरू हो गया, और एंडोमेट्रियम जैसे टूटना शुरू हुआ मतलब अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया। जैसे कि हम समझाए इधर जैसे कि बताए कि ओवम का यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम टूटने लगता है और वजिनल ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। तो यदि 28वें दिन निकले, अगर 14वें दिन निकले हुए ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 28वें दिन के अंत में कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा नष्ट। इन कॉर्पस ल्यूटियम जैसे खत्म होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना भी बंद हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ये एंडोमेट्रियम टूटना शुरू हो जाएगा, वजिनल ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, पहला अवस्था फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का परिभाषा है, और हम बोले कि 28 दिन के चक्र को हम 4 अवस्था में बांट देते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज। पहला अवस्था क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक लगभग संपन्न होगा, मोटा मोटी 4 दिन तक संपन्न होता है। इस अवस्था में क्या होगा? वजिनल ब्लीडिंग होगा, ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होने पर ऐसा होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण वजिनल ब्लीडिंग होता है, मतलब एंडोमेट्रियम टूटेगा, वजीना से ब्लड निकलेगा। ठीक है? इसके बाद दूसरा अवस्था क्या बताए? फॉलिकुलर फेज। ये अवस्था 5वें दिन से 13वें दिन तक संपन्न होता है। इस अवस्था में मस्तिष्क के पीयूष ग्रंथि से निकल जाता है FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये ओवरी के फॉलिकल को मैच्योर करेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल से निकलेगा एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एंडोमेट्रियम को क्या करेगा? मोटा बनाएगा। ठीक है? तो 13 दिन तक का अवस्था खत्म। 14वें दिन क्या होगा? ओव्यूलेटरी फेज। तो इस अवस्था में क्या होगा कि LH हार्मोन निकलेगा, और LH हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देगा। ओवम का ओव्यूलेशन हो गया, ये टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है। तो ओव्यूलेशन किस दिन हुआ? 14वें दिन हुआ। किस हार्मोन के प्रभाव से हुआ? LH हार्मोन के प्रभाव से हुआ। ठीक है? इसके बाद 15वें दिन से लेकर 28वें दिन तक का अवस्था कहलाता है सेक्रेटरी फेज। इस अवस्था में क्या होता है कि टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल का खोल वृद्धि कर लेगा और बना लेगा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मोटा बनाएगा, उसको मोटा बनाए रखेगा। लेकिन 14वें दिन जो ओवम निकला था, अगर उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 28वें दिन के अंत में ये कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने के कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी। यही हार्मोन ना एंडोमेट्रियम को मोटा बना के रखा था। जब 28वें दिन के बाद ना कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा, तो एंडोमेट्रियम का देखभाल कौन करेगा? एंडोमेट्रियम को कौन मोटा बना के रखेगा? कोई नहीं। इसलिए ये एंडोमेट्रियम 28वें दिन के बाद यानी 29वां दिन टूटने लगता है और वजीना के रास्ते फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वजीनल ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला अवस्था मेंस्ट्रुअल फेज फिर से स्टार्ट हो जाता है। हम इसी को कहते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 28 दिन का ये चक्र संपन्न हुआ, और जरा सा हम ओव्यूलेशन का दिन निकाल सकते हैं। इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी फीमेल में
28 दिन में ही ये चक्र रिपीट होगा। किसी में 30 दिन में हो सकता है, किसी में 31 दिन में, किसी में 32 दिन में, किसी में 35 दिन का चक्र हो सकता है, किसी में 40 दिन का चक्र हो सकता है, किसी में 25 दिन का भी चक्र हो सकता है। तो ये एवरेज है, 28 जो है ना, ज़्यादातर ये इसका एवरेज है। थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन का दिन अगर निकालना हो, ठीक है ना, ओव्यूलेशन का दिन अगर निकालना हो, ओव्यूलेशन का अगर दिन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तरीका यह है, जितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल संपन्न हो रहा है उसमें से 14 माइनस कर दिया जाए। मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन माइनस 14 माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि 4 अवस्था का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से पहला 2 अवस्था का दिन फिक्स नहीं होता है कि पहला अवस्था जैसे हम बोले पहला दिन से चौथा दिन चलेगा, दूसरा अवस्था 5वां दिन से 13वें दिन तक चलेगा। तो ये फिक्स नहीं है, ये घट बढ़ सकता है। लेकिन लास्ट के 2 अवस्था का दिन फिक्स है। लास्ट का 2 अवस्था, तीसरा अवस्था ओव्यूलेटरी फेज बस 1 दिन का होता है, ये फिक्स है। और उसके बाद का अवस्था 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक संपन्न होगा। तो ये लास्ट का 2 अवस्था फिक्स होता है, शुरू का 2 अवस्था फिक्स नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट के 2 अवस्था को सही मान करके हम उसमें माइनस कर देते हैं। जितने दिन में, जैसे माना कि 28 दिन का चक्र है, तो 28 दिन के चक्र में लास्ट का 2 अवस्था कितना समय लेगा? 14 दिन लेगा। लास्ट का 2 अवस्था 14 दिन का होता है। तो 28 में 14 माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 14। तो 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा। बीता हुआ पिछला ओव्यूलेशन निकाल सकते हैं, समय के पता कर सकते हैं, लेकिन आने वाला ओव्यूलेशन कब होगा इस बात की गारंटी नहीं है। एक रेंज लेकर के चलना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड पीरियड होता है, लगभग 11वें दिन से लेकर 17वें दिन का जो समय होता है वही होता है फर्टाइल पीरियड। यानी कि 11वें दिन से लेकर 17वें दिन का जो समय होगा, अगर उस बीच में कॉपुलेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होने का चांस रहेगा, गर्भधारण का चांस रहेगा। और 11 दिन के पहले या 17वें दिन के बाद का जो समय होता है वो होता है सेफ पीरियड। यानी कि इस बीच में सेक्सुअली प्रोडक्शन करने से गर्भधारण का चांस नहीं रहता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन मैंने 14 कर देंगे। जैसे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में संपन्न हुआ है तो माइनस कर देंगे 14, तो निकलेगा 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन में संपन्न हुआ तो माइनस कर देंगे 14। ये पिछला ओव्यूलेशन का दिन हम निकाल रहे हैं, तो कितना निकलेगा? 16। मतलब 16वें दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा, 16वें दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा। अगर माना 35 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हुआ तो ओव्यूलेशन किस दिन हुआ होगा? 14 माइनस कर देंगे, कितना निकलेगा? 21, 21वां दिन, 21वें दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा। ठीक है ना? तो जितने दिन में चक्र संपन्न होता है उसमें अगर हम 14 माइनस कर देते हैं तो जो हमारा मान निकलेगा उसी दिन ओव्यूलेशन हुआ होगा। ये बीता हुआ ओव्यूलेशन का पता करने का तरीका होता है। लेकिन अगला ओव्यूलेशन कब होगा इस बात को एक रेंज के रूप में लेकर के चलना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, 1, 2, बढ़ाते चलते हैं इसको, फिर जो है ना 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर लास्ट हो गया 28। किस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से गर्भधारण का चांस रहता है? ऐसे 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है ना, तो थोड़ा सा हम आगे पीछे मान करके चलते हैं। थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा बाद में भी हो सकता है।
11वें दिन से लेकर 17वें दिन का जो समय होता है ना, ये होता है फर्टाइल पीरियड। ये होता है फर्टाइल पीरियड, यानी इस बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी करने से गर्भधारण का चांस बना रहता है। 17वें दिन के बाद का समय और 10वें दिन के पहले का समय कहलाता है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड, ये भी कहलाएगा सेफ पीरियड, ठीक है ना। हालांकि पहला दिन से चौथा दिन तक जो है ना, इसमें क्या होता है, वजीनल ब्लीडिंग, वजीनल ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग के टाइम में सेक्सुअल एक्टिविटी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है। जैसे ब्लीडिंग खत्म होगा उसके बाद 10वां दिन तक सेक्सुअल एक्टिविटी करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, गर्भधारण नहीं होगा। 11वें दिन से 17वें दिन का जो समय होता है वो फर्टाइल पीरियड है, क्योंकि वहाँ पर गर्भधारण का चांस बन जाता है। 18वें दिन से लेकर 28वें दिन का जो समय होता है वो भी सेफ पीरियड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्लीडिंग का समय है, ठीक है ना, ब्लीडिंग का समय, ब्लीडिंग के 1 सप्ताह बाद, ब्लीडिंग के 1 सप्ताह पहले का समय सेफ पीरियड कहलाता है। इस बीच में सेक्सुअल एक्टिविटी करने से गर्भधारण का चांस लगभग नहीं रहता है, 95% नहीं रहेगा, 5% का कोई गारंटी नहीं होता है। और ये 11वें दिन से 17वें दिन का जो समय होता है यही होता है फर्टाइल पीरियड। इस समय कॉपुलेशन करने से प्रेगनेंसी का संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्ट्रेस साइकिल के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल ये क्या चीज होता है? नन प्राइमेट, नन प्राइमेट में आ जाएगा जैसे गाय, बकरी, चूहा, खरगोश, शेर, बाघ। नन प्राइमेट के मादा सदस्य में भी इस तरह का चक्रीय परिवर्तन देखने मिलता है। उसका भी एंडोमेट्रियम टूटेगा, उसमें भी ओवम मैच्योर होगा, ओव्यूलेशन होगा, जानवरों में भी, लेकिन उसमें वजिनल ब्लीडिंग नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं नन प्राइमेट, जैसे कि गाय, बकरी, शेर, खरगोश, बाघ, हिरन, इन जानवरों में जो फीमेल मेंबर होती है इसमें ओव्यूलेशन के पहले एंडोमेट्रियम को मोटा कर दिया जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम टूटेगा। एंडोमेट्रियम टूटेगा तो ब्लड निकलने का कोशिश करेगा, लेकिन यूट्रस का पिछला दीवार उस ब्लड को सोख लेता है। वजीना के रास्ते ब्लड बाहर निकलता नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटा हुआ एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ वजीना से बाहर आ जाता है, लेकिन स्ट्रेस साइकिल में नन प्राइमेट के फीमेल मेंबर का जब एंडोमेट्रियम टूटता है तो वह वजीना से ब्लड के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि यूट्रस का पिछला दीवार उसको क्या करेगा, सोख लेगा। अंदर में ही ब्लड खत्म हो जाता है। टूटा हुआ एंडोमेट्रियम, ब्लड सब अंदर में ही सोख लिया जाता है, वजीना के रास्ते बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हम इस चक्र को कहते हैं स्ट्रेस साइकिल। परिभाषा लिख देते हैं। नन प्राइमेट, नन प्राइमेट जैसे कि गाय, बकरी, ठीक है ना, ETC कर देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं। नन प्राइमेट के फीमेल मेंबर, के फीमेल सदस्य के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाले, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को, चक्रीय परिवर्तन को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। स्ट्रेस साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। इसमें वजीनल ब्लीडिंग नहीं होता है, इसमें वजीनल ब्लीडिंग नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। टूटे हुए एंडोमेट्रियम को, टूटे हुए एंडोमेट्रियम को, एंडोमेट्रियम को यूट्रस के दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। और एक लाइन यहां पर लिखेंगे,
एस्ट्रस साइकिल में ओव्यूलेशन के समय हीट पीरियड आता है। हीट पीरियड हम उसको कहते हैं जब फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इच्छा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ओव्यूलेशन के समय, ओव्यूलेशन के समय हीट पीरियड आता है, हीट पीरियड आता है। हम लोग देखते हैं गाय भैंस सब में कभी कभी गाय सब आवाज़ निकालने लगती है, तो हम लोग कहते हैं कि मतलब हीट पीरियड आ गया, गाय गर्म हो गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इच्छा बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं हीट पीरियड। अब आवश्यकता है कि या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से स्पर्म को फीमेल के वजीना में डाल दिया जाए या फिर नर पशु का यूज़ करके सेक्सुअल एक्टिविटी करवाया जाए ताकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो एस्ट्रस साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन के समय हीट पीरियड आएगा, फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इच्छा बढ़ जाएगा, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस तरह का कोई हीट पीरियड नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझे, एस्ट्रस साइकिल को समझे, ठीक है। आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में अगले क्लास में बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।